हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज़ेड एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, योर कॉमर्स मेंटोर फॉर बीबीए बीकॉम एंट्रेंस। अगेन आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशन फॉर द अकाउंटेंसी यहां पर लेकर हाजिर हुआ हूं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक फॉर द एमसीक्यूज व्हिच इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। मतलब कि इन इस these topics के basis पर, on the basis of these topics, we are going to have MCQ session today. So the first one is, अब बात अगर मैं आप लोगों को करूं और बताऊं तो वो ये बताऊंगा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस ये क्या है। ये वो रूल्स, ये वो प्रिंसिपल्स, ये वो प्रोसीजर, ये वो मेथड्स हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और इनके बेसिस पर चाहे एक छोटी दुकानदार हो, चाहे हिंदुस्तान का एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस हो, सब इन्हीं के बेसिस पर ही अपनी अकाउंटेंसी को फॉलो करते हैं और अकाउंट्स बनाते हैं। तो खैर स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी इन बिजनेस बुक्स। दिस इज बिकॉज ऑफ, मतलब कि कैपिटल जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो लायबिलिटी होती है। तो क्यों होती है? व्हाई इट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी when amount is invested by the owner or the proprietor? So the answer is because of business entity concept. business entity concept के बिना पर ही हम ये कहते हैं, उसके बेसिस पर ही हम ये कहते हैं कि कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट आइडेंटिटीज। ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट आइडेंटिटी। जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ट्रीट्स बिजनेस एंड ओनर एज सेपरेट। तो रीजन दिया हुआ है कि जैसे कि सपोज यू वांट टू बाय शर्ट फ्रॉम लिवाइस, तो यू विल बी हैविंग रिसीट ऑन द नेम ऑफ द लिवाइस, नॉट ऑन द नेम ऑफ द ओनर। बेसिकली क्या है कि आप ओनर से वाकिफ नहीं होते हो, आप वाकिफ किससे होते हो? ब्रांड के नेम से वाकिफ होते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉन्सेप्ट इज द बेसिस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? सो द आंसर इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट्स को फॉलो करोगे? तो वो क्या होता है आपका? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मींस एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इक्वल एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। दिस इज द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ द डबल एंट्री। नाउ मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज डबल एंट्री। बहुत सारे लोगों को शायद डेबिट और क्रेडिट के थ्रू ही पता होता है। हाँ, डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वली वैल्यू करता है व्हेन वी टॉक अबाउट डबल एंट्री। बट इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, कोई ऐसा बंदा जो अकाउंटेंसी का नहीं है और वो ये चीज देख रहा है, तो बेसिकली क्या है, सपोज यू आर गोइंग इनटू मार्केट, आप मार्केट जा रहे हो और सपोज यू वांट टू बाय अ मोबाइल फोन, तो यू हैव पेड सपोज 20,000 रुपीज। आपने 20,000 रुपए पे करे और आपको 20,000 रुपए की वैल्यू का मोबाइल मिला। मतलब ये कि आपके पॉकेट से 20,000 गए बट आपकी पॉकेट में 20,000 की वैल्यू का मोबाइल फोन आया। ऐसे ही दुकानदार है, उसने 20,000 रुपए का मोबाइल फोन बेचा और 20,000 रुपए रखे। सो उसके भी पास पॉकेट में सेम अमाउंट से इफेक्ट पड़ा, असर पड़ा। बट इन अकाउंटेंसी जब हम एक सब्जेक्ट की फॉर्म में इसे पढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअल इफेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, assets is equal to liabilities plus capital. We are having an accounting equation in which we have assets. The total of assets will always be equal to total of liabilities plus capital. मतलब ये कि अगर एसेट का टोटल साइड 1,000 रुपए है तो इन दोनों का भी टोटल का साइड कितना होगा? 1,000 रुपए का होगा। So the answer is C, accounting equation in which we have assets is equal to liabilities plus capital. It is based on the dual aspect concept. तो इस सवाल से हमें दो आंसर मिले। क्या मिला कि एक तो आंसर ये मिला कि assets is equal to liabilities plus capital क्या है? It's an accounting equation. प्लस accounting equation किस पर बेस होती है? Accounting equation is based on the dual aspect concept. Now coming to the next question. A business purchases 50,000 worth of furniture for cash. इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब एक कंपनी है, उसने 50,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया, तो उस कंपनी का अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से इफेक्ट होगा? सो द आंसर इज बी,
एसेट्स फर्नीचर 50,000 रुपए से बढ़ जाएगा और कैश 50,000 रुपए से कम हो जाएगा। नो चेंज इन टोटल एसेट्स। अब इस सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर जर्नल एंट्रीज की वो सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में अगर आ गया तो हमको कैसे करना है। जैसे क्या लिखा है कि आपने फर्नीचर खरीदा, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था आपको कि 20,000 रुपए का आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो आपके पास मोबाइल फोन आया और 20,000 रुपए गए। बट इन बिजनेस इसमें आपने अगर खरीदा फर्नीचर, सपोज यू हैव परचेज्ड अ फर्नीचर ऑफ अ वैल्यू रुपीज 50,000, तो आपके पास आपकी कंपनी में क्या ऐड हुआ? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है बेटा? एसेट है, तो हमारे पास क्या ऐड हुआ? एसेट ऐड हुआ, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, आपके पास से क्या गया? आपने एसेट खरीदा कैश देकर, तो आपके पास से क्या गया? कैश गया, तो 50,000 रुपए आपके पास से कम हो गए। तो अगर मैं बात करूं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की, तो एक तरफ जा रहा है पैसा, दूसरी तरफ एक तरफ पैसा जा रहा है और दूसरी तरफ सेम वैल्यू की चीज हमारे पास आ रही है। तो इन अकाउंटिंग इक्वेशन योर वन एसेट इज इंक्रीजिंग एंड sorry, your another asset is decreasing. So the answer is B. A business purchases 50,000 worth of furniture for cash. इफेक्ट क्या होगा इसका? इसका इफेक्ट होगा कि एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट कम हो रहा है। बढ़ कौन सा एसेट रहा है? फर्नीचर। और घट कौन सा एसेट रहा है? कम कौन सा एसेट हो रहा है? वो हो रहा है कैश। नाउ नेक्स्ट 40, इफ एसेट्स रुपीज 5 लाख एंड लायबिलिटीज 2 लाख, अगर एसेट 5 लाख रुपए का है और लायबिलिटी 2 लाख रुपए की है, देन कैपिटल क्या होगा? देन कैपिटल कितने की होगी? सो द आंसर इज बी। सो द आंसर इज बी। तो मैं करके बताता हूं ये कैसे होगा। वी आर हैविंग एन अकाउंटिंग इक्वेशन इन विच वी हैव assets is equal to liabilities plus capital. This is the standard equation which is followed by each and everyone in accountancy. ये हमारे पास एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमने ऊपर पढ़ी। इसमें कह रहा है कि हमारे पास एसेट्स कितने की है? 5 लाख रुपए की, तो हमने एसेट की जगह पर 5 लाख रुपीज रख दिए। लाइबिलिटीज कितने की है हमारे पास? 2 लाख रुपीज की, तो हमने लाइबिलिटीज की जगह पर 2 लाख रुपीज रख दिए। कैपिटल की जगह को हमने कर दिया एक्स। तो अगर हमें एक्स निकालना है बेटा तो हम इधर कर देते हैं। जब हम इधर कर देंगे तो बेटा माइनस हो जाएगा, 5 लाख माइनस 2 लाख, देयरफॉर योर कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज 3 लाख। सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पर आप एसेट्स भी निकाल सकते हो, आप लाइबिलिटीज भी निकाल सकते हो और आप कैपिटल भी निकाल सकते हो। यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज अंडर द आइटम्स, इधर उधर करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप। और यहां पर हमने एक्स माना था कैपिटल और द आंसर इज बी व्हिच इज 3 लाख। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which concept requires that a business keeps separate accounts from the owner's personal account? कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है आपसे कि बिजनेस बिल्कुल सेपरेट अकाउंट होगा और ओनर का अकाउंट बिल्कुल सेपरेट होगा? तो अगेन आई मस्ट से इट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। द आंसर इज सी, बिकॉज ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज, आइडेंटिटीज। तो बात इसकी हो गई कि ये चीज हमें बताती है कि बिजनेस का रिकॉर्ड और ओनर का पर्सनल रिकॉर्ड दोनों अलग अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनर्स पर्सनल कार इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज, ओनर की अगर पर्सनल कार है तो वो बिजनेस में रिकॉर्ड क्यों नहीं होगी? जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें बिजनेस की सारी चीजों को लिखेंगे, तो पर्सनल चीजें कुछ भी नहीं लिखी जाएंगी। तो अगेन दिस concept or this rules applies in which the answer is because of business entity concept we do not record owners personal items in the books of accounts of the business। मतलब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जो है वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनर की कोई भी चीज नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट sorry, under the historical cost concept an asset purchase of rupees 2 lakh with a current market value of rupees 10 lakh will be shown in the balance sheet at, मतलब क्या है कि हमने एक एसेट खरीदा, एक एसेट हमने खरीदा था, सपोज करो 1 जनवरी को कितने का? 2 लाख रुपए का।
आज है अप्रैल का महीना चल रहा है, इसकी वैल्यू हो गई कितने की, 10 लाख रुपए की। तो हम कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, या जितने पर हमने सामान खरीदा था या हमने एसेट खरीदा था हम उतने पे रिकॉर्ड करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसमें ये वाली बात होती है कि जितने पर हम एसेट को एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, हमने उतने पर ही एसेट को रिकॉर्ड करना है, भले बाद में उसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए। अगर बढ़ रही है तो हम एप्रिशिएटेड वैल्यू दिखाएंगे, लेकिन हमें ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल वैल्यू दिखानी ही दिखानी है। भले डेप्रिशिएट हो जाए तो हमें डेप्रिशिएटिंग वैल्यू दिखानी है, भले उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी भी रही हो। सो इन दिस केस वी रिकॉर्ड ₹2 lakh. Why? Because we have purchased this asset at ₹2 lakh. हमने इतने पर खरीदा है तो हम इतने पर ही उसको लिखेंगे। अब सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज पास्ट। जो जैसे कि 9 बज रहे हैं तो 8:59 पर जो चीज हो गई वो हिस्ट्री है। तो अगर मैं कहूं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब के बीता हुआ, मतलब के पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A business assumes that it will continue for at least 5 more years while valuing its machinery. Which concept applies? मतलब ये बिजनेस ये कह रहा है कि अभी हमें चलना है आगे तक, तो क्या कह रहा है कि it will continue for at least 5 more years while valuing its machinery. मतलब मैंने मशीनरी को कैलकुलेट किया, मैं मशीनरी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं और करता चल रहा हूं। ये नहीं कि मैंने 2022 में करके रोक दिया, 2023 में करके रोक दिया, नहीं, मैं करते हुए चल रहा हूं जब तक मशीन की वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। यहां पर 5 साल का टाइम दिया, तो ऐसा क्यों? व्हाई? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक बिजनेस को जब हमने खोला तो हमारी नीयत ये नहीं थी कि हम इसको आने वाले वक्त में बंद कर देंगे। अ लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज इनफाइनाइट, है ना। बिजनेस को कभी भी इस नीयत से नहीं खोला जाता कि उसको हमें साल, 2 साल, 1 महीने, 6 महीने, 10 साल के बाद बंद करना है। हम बिजनेस को 2 नीयत से खोलते हैं कि हमें बिजनेस को चलाना है और बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो जब बिजनेस चलेगा, when it goes on and on and on and it will expand, it is only and only on the basis or on the assumption of going concern concept, going concern चलते रहना। So the answer is B. Next question is the accounting period concept means. The accounting period concept means. So the answer here is C, that business life is divided into fixed time intervals for reporting. Up now here are three words: accounting period concept. Now I will relate this as with time. मैं इसको किससे रिलेट करता हूं बच्चों? टाइम से रिलेट करता हूं। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है जब आप बिजनेस की लाइफ को, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? इससे पहले वाला क्वेश्चन था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। एक बिजनेस है, आप सुन रहे हो, 100-125 साल टाटा का बिजनेस है, वो चल रहा है, वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बेसिस पे चल रहा है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है सर? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपने बिजनेस खोला तो वो चलता रहेगा हमेशा। जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में लेते हैं योर ओन लाइफ। अब आप क्या है, आपकी पढ़ाई चल रही है, नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया, फिलहाल आप जो है वो 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में। तो आपकी जो पूरी जर्नी है, जो पूरी लाइफ है एजुकेशन की, वो ईयरली बेसिस पर डिवाइडेड है। नर्सरी से आप केजी में आए, केजी से आप फर्स्ट में आए, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब वो जो लाइफ है आपकी, वो लाइफ जो है वो इंटरवल्स में बटी हुई है, ईयर बाय ईयर। अच्छा, उस ईयर बाय ईयर क्यों बटी हुई है? क्योंकि आप नर्सरी क्लास में आपका जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पर आप केजी में गए, केजी का जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पर आप फर्स्ट में गए, इसी तरीके से 9th का जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पर आप 10th में गए। तो योर परफॉर्मेंस इज जज एवरी ईयर। आपकी परफॉर्मेंस हर साल जज करी जा रही है, हर साल देखी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिपोर्ट कार्ड। वैसे ही बिजनेस में होता है कि बिजनेस की एक लंबी जिंदगी है, एक लॉन्ग लाइफ है। तो उस लॉन्ग लाइफ को ब्रेक करा जाता है एक एक साल के कॉन्सेप्ट में। उस एक एक साल में आप बिजनेस की रिपोर्टिंग करती हो, चेक करती हो, देखते हो कि बिजनेस स्टैंड कहां करता है, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो अकाउंटिंग ईयर को हम डिवाइड कर लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बेस पर, और उसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। और हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31
मार्च। तो कहने का मतलब ये कि द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड इंटरवल्स which is of 1 year. It is also called financial year from 1st April till 31st of March because to check the performance of the company on the basis of accountancy, on the basis of profit, on the basis of loss, on the basis of assets and liabilities. तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हुआ है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन 46 which concept justifies charging depreciation on fixed assets every year? कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो ये बता रहा है आपको कि हर साल आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? सो द आंसर इज सी, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्यों? मैच कॉस्ट यूजिंग एसेट विद रेवेन्यू अर्न, राइट ऑफ ओवर यूजफुल, गोइंग कंसर्न। तो क्या मतलब है कि दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको डेप्रिसिएशन लगाना ही लगाना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में आप क्या करते हो? पूरे साल के एक्सपेंसेस को किससे मैच करते हो? आप रेवेन्यू से मैच करते हो, सो दैट यू विल गेट प्रॉफिट और लॉस। तो कहने का ये मतलब है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर टू मैच कॉस्ट ऑफ यूजिंग एसेट्स विद रेवेन्यू अर्न। मतलब कि जो एसेट आपने यूज करा उस पर जो कॉस्ट गई उससे आपने रेवेन्यू कितना कमाया उसको मैच कर लिया। प्लस राइट ऑफ यूजफुल लाइफ, मतलब एक बिजनेस की लाइफ है, लंबे समय तक चलती रहनी है, तो उसकी लाइफ को, एसेट की लाइफ को उसकी लाइफ से रिलेट कर कर तोड़ने के लिए कि डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे और हम एसेट की लाइफ को कम करते चले जाएंगे, तो हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो बोथ द कॉन्सेप्ट में अप्लाई। अगर एक आंसर आए तो एक भी टिक कर देना, मैचिंग कॉन्सेप्ट आए तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी टिक कर देना, और अगर गोइंग कंसर्न आए तो गोइंग कंसेप्ट टिक। नेक्स्ट वन इज व्हाट? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अंडर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इफ रेंट इज 6000 पर मंथ इज रिसीव्ड फॉर 6 months इन एडवांस इन अक्टूबर। इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पर निकल करके आया एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है हमको ये देखना है। पहले सबसे पहले आप लोगों को सवाल को ब्रेक करना है। सवाल को क्या करना है बच्चों? सवाल को आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? डिकोड करना है। क्या करना है? डिकोड करना है कि सवाल क्या मांग रहा है। सवाल क्या मांग रहा है, डिकोड करना मतलब उसके कोड को तोड़ देना। कोड को तोड़ देना मतलब समझ जाना। तो आपको ये समझना है कि बेटा क्या पूछा जा रहा है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस क्वेश्चन के अंदर द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मींस अर्न इनकम व्हेन पीरियड पासेस। क्या कहेगा? इज अर्न व्हेन लायबिलिटी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस दिन आपका इवेंट या ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन आपने इवेंट को और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, भले आपको पैसा मिला हो या ना मिला हो, भले आपने पैसा पे किया हो या ना किया हो। ये तो आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि अंडर द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इफ रेंट 6000 पर मंथ इज रिसीव्ड फॉर 6 months इन एडवांस, अगर आपको 6000 रुपए का किराया एडवांस में मिल जाए तो क्या होगा? सो द आंसर इज सी, रिकॉर्ड 6000 इनकम फॉर अक्टूबर एंड 30,000 एज लायबिलिटी। देखो क्या है कि जिस साल आपको पैसा मिला आपको उस साल उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है? भले उसका पेमेंट मिला हो ना मिला हो, भले उसका पेमेंट किया हो या ना किया हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की इनकम्स और एक्सपेंसेस को लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे लेके चलते हैं, आपने कहा, ये समझने का कॉन्सेप्ट है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। सोल्ड गुड्स ऑन 1st January रुपीज 5000 2x। एक सेल ये है, एक सेल ये है, सोल्ड गुड्स रुपीज 5000 ऑन कैश। तो बेटा क्या है? ये तो आपका उधार का ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और ये आपका रोकड़ का ट्रांजैक्शन हो गया, बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन। दो चीजें हो गई, बट वी हैव टू रिकॉर्ड बोथ द ट्रांजैक्शन, और बेसिकली वी रिकॉर्ड, हम करते भी हैं। व्हाई? क्योंकि इस दिन हमारी सेल हुई, हमने ये मान लिया कि हमारा रेवेन्यू हो गया, भले हमें पैसा मिला या नहीं मिला। इस दिन हमारे पास कैश आया, तब भी हमने माना कि हमारा रेवेन्यू हो गया क्योंकि हमें पैसा मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि दोनों केसेस में हमें पैसा मिल रहा है,
सॉरी दोनों केसेस में हमारी इनकम हो रही है, पैसा एक में मिला एक में नहीं मिला। अब हम इसकी बात करते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। अगर मैं इसे पूरे को रब कर दूं तो मैं तुमसे कहूं कि मुझे इनकम मिलनी है एक महीने की 6,000, ठीक है। ये कौन से महीने की है मेरी इनकम? 31 मार्च की। लेकिन 31 मार्च के महीने में उस आदमी ने क्या करा? उस आदमी ने मुझे 6 महीने का किराया दे दिया एडवांस में। तो उसने मुझे कितने दे दिए? 36,000 रुपीज दे दिए। तो इसका मतलब क्या है? इसमें 6,000 तो 2026 के हो गए जो करंट ईयर के हैं, बाकी बचे कितने? 30,000। ये अभी फाइनेंशियल ईयर आया नहीं है बट मैंने पैसे रिसीव कर लिए, तो इट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी। ये क्या ट्रीट होगी बेटा? लाइबिलिटी ट्रीट होगी। क्यों? बिकॉज इट विल कम, ये टाइम आएगा और तब मैं इस पैसे को एडजस्ट करूंगा। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट वही कहता है कि जिस दिन जो इनकम होगी आपको उस दिन रिकॉर्ड करनी है वही इनकम, भले उसका पैसा मिला या नहीं मिला, भले उसका पैसा दिया या नहीं दिया। अब यहां पे देखिए कि यहां पर आप मार्च के महीने में 36,000 रुपए ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 36,000। बट इस महीने कितने खाली 6, तो 30,000 क्या हो गए? लाइबिलिटी। तो 6,000 इज इनकम फॉर अक्टूबर, रिमेनिंग 30,000, 5 months इज अर्न, दैट इज लाइबिलिटी। जो अभी आपने कमाई नहीं है तो वो क्या है? आपकी लाइबिलिटी हो गई। तो ये आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि उसी साल की इनकम्स को रिकॉर्ड करना है, उसी साल के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। नाउ आगे चलते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्ट्रास्ट विद एक्रूवल, मतलब एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? उधार का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है और कैश का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। बट इन कैश हमें सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन, तो कैश बेसिस क्या है? रिकॉर्ड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, जस्ट ऑपोजिट टू एक्रूवल। अभी मैंने क्या बताया? एक्रूवल बेसिस कहता है कि ट्रांजैक्शन हो गया, भले पैसा मिला नहीं मिला, दिया नहीं दिया, रिकॉर्ड करना है। कैश बेसिस में अगर पैसा दिया है तभी रिकॉर्ड करना है, अगर पैसा मिला है तभी रिकॉर्ड करना है, बस ये कहानी है। सो द आंसर इज सी, बोथ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश मूव्स, या तो कैश आए या कैश जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी इवन व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज राइजिंग, दिस फॉलोज। मतलब डेप्रिसिएशन आपको लगाना ही लगाना है भले मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही हो। अब सवाल क्या है? बिग क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर, देन व्हाट इज बुक वैल्यू एंड व्हाट इज मार्केट वैल्यू, दोनों में क्या फर्क है? मुझे पता है कि मेरा ये पेन मार्केट में, मेरी नजर में इसकी वैल्यू 20 रुपए की है, मेरी नजर में। मार्केट में मैं इस पेन को बेचने जाऊंगा, जरूरी थोड़ी है 20 रुपए का बेच लूंगा, हो सकता है 18 का बेचूं, हो सकता है 22 का बेचूं, हो सकता है 21 का बेचूं, हो सकता है 19 का बेचूं, तो जरूर हो सकता है 20 का बिक जाए। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जो वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, जरूरी नहीं है वही मार्केट वैल्यू हो। मतलब मार्केट वैल्यू का मतलब उतने का ही सामान बिके आपका जितनी वैल्यू आपकी नजर में उसकी है। तो सवाल ये कह रहा है कि अगर मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है, आपको नहीं पता कि बढ़ रही है, आप सुन रहे हो, आप मानोगे कब? जब बिकेगा, बिकेगा पैसा आएगा, रिकॉर्ड करोगे, तब मानोगे कि हमारी मार्केट वैल्यू इस मशीन की ये थी। तो अगेन मैचिंग कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इसके अंदर, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम इसके अंदर, बिकॉज वी हैव टू राइट ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यूज अर्न। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बुक वैल्यू इज बेस्ड ऑन कॉस्ट नॉट राइजिंग मार्केट वैल्यू। अब क्या है यहाँ पर कि वी हैव टू राइट ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू अर्न। आपने मशीन खरीदी, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगी, उस कॉस्ट को रिकवर कहां से करोगे? रेवेन्यू को करोगे। सपोज करो 10 लाख रुपए आपकी मशीन के हैं और इसमें से आप हर साल डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हो 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए कहां से ला रहे हो? प्रॉफिट से ला रहे हो। तो कहने का ये मतलब है कि प्रॉफिट से आप अपना पैसा लेकर आकर एसेट की कॉस्ट को मैच करोगे, एसेट की कॉस्ट को सेट ऑफ करोगे, खत्म करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, अ सेल इनवॉइस हैज बीन रेज्ड बट कैश नॉट येट कलेक्टेड अंडर एक्रूवल कॉन्सेप्ट। दिस इज, मतलब आपने एक सेल इनवॉइस रेज करी बट आपको पैसा नहीं मिला, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू इन द करंट पीरियड एज एक्रूवल कॉन्सेप्ट। मैंने बताया आपको कि व्हाट एक्रूवल कॉन्सेप्ट सेज, एग्जांपल भी दिया था, सोल्ड गुड्स
टू एक्स ऑन क्रेडिट, आपको रिकॉर्ड करना है, पैसा नहीं आया, एक्रूअल कॉन्सेप्ट सेम चीज कह रहा है, अ सेल इनवॉइस हैज बीन रेज्ड बट कैश इज नॉट येट कलेक्टेड, पैसा नहीं मिला, तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, बट यू हैव टू रिकॉर्ड, व्हाई, बिकॉज ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो क्या कहता है, हम इसे मानेंगे कि हमारी इनकम हो गई, इट विल बी रिकॉर्डेड एज revenue in the current period because of accrual concept. So the answer is B. Question number 51. Goods sold on credit in March are recognized as March revenue. This is what? This is both realization and accrual concept. मतलब क्या? The answer is C, कि आपने मार्च में सामान बेचा और मार्च में ही उसकी रेवेन्यू को मान लिया, तो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहलाएगा और एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी कहलाएगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट में भी आप लोगों को बता चुका हूं। 52. एवरी अकाउंटिंग एंट्री मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब कि मैंने ये चश्मा खरीदा, कैसे मानूं, कैसे माने लोग खरीदा, कैसे मानेंगे, तो आई हैव टू शो सम एविडेंस, तो उस एविडेंस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। कौन से कॉन्सेप्ट में आता है वो, ऑब्जेक्टिव। ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज मस्ट बी बेस्ड ऑन वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस, इनवॉइसेस, रसीद, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा। मतलब मेरे पास आपने पैसे भेजे, मैं कहूं मेरे पास नहीं आए, तुम क्या दिखाओगे, बैंक की रसीद। मैं कह रहा हूं ये जूते मेरे, वो कह रहा है नहीं मेरे, मैं कहा शो मी योर रिसीट, या मैं अपनी दिखाता हूं रसीद आपको कि ये जूते मेरे। तो कहने का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम एविडेंस एंड दिस सपोर्ट system is called objectivity concept. Now next, which concept prevents recording expected anticipated profit because they are actually before they are actually earned? कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रोकता है आपको, ये करने से, क्या करने से, which concept prevents, prevent मतलब रोकना, recording expected मतलब not earned yet, जो हो नहीं सकता बट हमें उम्मीद है कि हो जाएगा, रिकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड मतलब जो आपने अनुमान लगा रखा है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बिफोर दे आर एक्चुअली अर्न होने से पहले। तो विच कॉन्सेप्ट स्टॉप्स यू बाय डूइंग दिस, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो द आंसर इज बी, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन द अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट। हम जब ही मानेंगे रेवेन्यू हो गया जब हमारा अर्निंग हो जाएगी, बेसिकली जब हम रियलाइज कर लेंगे प्रॉफिट हमारा हो गया है। सो द आंसर इज बी. So this answer is B. So next question, which is 54 question. A company recognizes revenue on a long-term contract based on percentage completion. This is percentage of completion method matches revenue with work done. So the answer is B. Matching concept applied to long-term contracts. मतलब क्या है कि एक कंपनी है वो रिकॉग्नाइज कर रही है रेवेन्यू आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज के बेसिस पर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज के बेसिस पर, तो होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाइड टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू की बात आ गई, जब रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू की बात आ गई तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात आ गई। सो आंसर इज बी. नेक्स्ट, व्हिच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज वायलेटेड इफ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब कौन सा इसमें से कॉन्सेप्ट है जो आप तोड़ दोगे, जो आप वायलेट कर दोगे, जो आप नहीं मानोगे अगर आप, जब आप रिकॉर्ड करोगे ओनर के पर्सनल चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो कौन सा है? सो द आंसर इज सी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको ओनर की चीजें रिकॉर्ड करनी है, ना कि बिजनेस की चीजें रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी प्राइमरीली एंश्योर। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहता है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई भी परफॉर्मेंस लंबे समय तक एक जैसी होते रहना, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, ये कंसिस्टेंसी का मतलब है। बट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंसिस्टेंसी मींस सेम मेथड यूज्ड एवरी ईयर, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्रॉस पीरियड्स आर कंपेरेबल। मतलब क्या है कि सेम मेथड, सेम प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, सो दैट कंपैरिजन कैन बी मेड इजीली। मतलब ये क्या है, कौन सा आंसर होगा? आंसर इज ये ए, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग मेथड्स अक्रॉस ईयर्स इनेबलिंग कंपैरिजन। मतलब कि अगर आपने, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट, फॉर एग्जांपल
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि 2021 में हॉरिजॉन्टल बनाऊं, 2022 में वर्टिकल बनाऊं, फिर 2023 में हॉरिजॉन्टल, 2000 नो, इट डज नॉट लुक गुड। सेम गोज विद द डेप्रिसिएशन, बहुत बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जांपल है। एवरीवन गिव्स द सेम आई कैन से एग्जांपल कि रिटन डाउन वैल्यू से निकालेंगे या स्ट्रेट लाइन से। तो हम ऐसा नहीं करेंगे एक साल रिटन डाउन वैल्यू से, दूसरे साल स्ट्रेट लाइन से। सो द आंसर इज ए, यूनिफॉर्मिटी, मतलब सिमिलैरिटी, सिमिट्री होनी चाहिए हर साल, ताकि हम कंपेयर कर सके आसानी से। नेक्स्ट, $57 a company changes from straight line method to written down value depreciation without any disclosure, which convention is violated। मतलब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं रिटन डाउन वैल्यू से, अगले साल में स्ट्रेट लाइन पर आ गया बिना बताए, बिना बिना रीजन दिए, बिना जस्टिफिकेशन दिए। तो मैंने कौन से रूल का वायलेशन करा? आई हैव वायलेटेड विच रूल? आई हैव वायलेटेड रूल ऑफ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि दैट द डेटा ऑफ द कंपनी, the financial accounting of the company or the data of the company must be disclosed to their users, either external or internal। तो full disclosure principle का violation है। next, stock valued at lower cost or net realizable value is an application of, मतलब अगर आप इस वर्ड को ना पढ़े, net realizable value को भूल जाए, तो अगर आप पढ़े stock valued at lower cost, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? this is convention of conservatism। कंजर्वेटिज्म का मतलब है आपकी नजर में वैल्यू है स्टॉक की 10,000, बट आपको लग रहा है कि मार्केट में इसकी वैल्यू है 8,000, तो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द वैल्यू विच इज लेस देन 10,000, और इधर जो चीज भी लेस होगी आप वो लिखोगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। एंड व्हाट कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल सेज? इट सेज कि डू नॉट एंटिसिपेट योर प्रॉफिट, ऑलवेज एंटिसिपेट योर लॉसेस। मतलब आप हमेशा लॉस का काम, लॉस को कंसीडर करोगे। क्यों? क्योंकि जब फेल होने का डर होता है तभी इंसान पास होता है। आ रही है बात समझ? पास होने के लिए पड़ता है। तो ऑलवेज एंटिसिपेट योर लॉसेस, हमेशा अपने लॉस को कंसीडर करके चलना है और रिकॉर्ड भी करना है। तो लॉस को कंसीडर करके चलना, उसको रिकॉर्ड करना, कौन सा रूल है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है। नेक्स्ट, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बिफोर डेटर्स एक्चुअली डिफॉल्ट is an application of again conservatism principle, or we can say prudence। and what is bad debts now? the question arises, बहुत सारे लोगों को confusion होता है। bad debts क्या है बेटा? bad debts पढ़ने से पहले बेटा क्या समझना है? debtors। क्या समझना है बेटा? DEBTORS, debtors। and what debtors means? debtor का मतलब हो गया सिंपल भाषा में, आपने सामान बेचा उधार किसी को। सपोज आई हैव सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, तो एक्स इज माय डेटर। इस केस में क्या है? एक्स डेटर है अगर मैंने उसे 5,000 रुपए का सामान बेचा है। अब एक्स के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि यार वो बर्बाद हो चुका है, उसके पास पैसा नहीं है देने को। तो मुझे लगता है कि यार उसने मुझसे नहीं कहा एक्स ने कि मैं नहीं दूंगा, मुझे लग रहा है कि यार ये मेरा 20% पैसा मार देगा। तो दैट मुझे लग रहा है, आई एम एज्यूमिंग दिस। तो लगने पर ही कर दो काम, कोई दिक्कत नहीं है। 20% घटा दो इसके 1,000 रुपए, और आप दिखा दो कि ये प्रोविजन हो गया बैड डेट्स का, 4,000 रुपए रह गए मेरे पास, ये मुझे 4,000 रुपए देगा। तो इस टाइप के जो प्रोविजन आप बनाते हो, इस टाइप के जो आप प्रोविजन बनाते हो, तो वो कौन सा प्रोविजन होता है? कंजर्वेटिज्म। क्यों? बिकॉज हियर आई एम एंटिसिपेटिंग माय लॉस। मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं और लिख रहा हूं। तो एज्यूम करना और लिखना दोनों चीजें साथ में मुझे कौन बताता है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बताता है। नेक्स्ट, ₹50 stationery expense is directly charged to profit and loss without capitalizing. This is what? Convention of materiality। ये सवाल बहुत अच्छा है, और मेटीरियलिटी प्रिंसिपल होता है हमारे पास। एक मेटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि पहली बात तो हमें ये पता है कि सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें लिखना है, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो कितने भी रुपए का, वो हमें लिखना है, पहली चीज। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो मर्ज कर दिए जाते हैं, या
जो एक हेडिंग के अंदर डालकर खत्म कर दिए जाते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस या लॉसेज या इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम सेपरेटली शोन करते हैं। तो जिसको हम सेपरेटली शोन करते हैं या दिखाते हैं और उसके होने से डिसीजन मेकिंग पर या कंपनी पर असर पड़े, उसको कहते हैं हम मटेरियल, मींस रेलेवेंस, मींस इंपॉर्टेंस। ठीक है, मटेरियल का मतलब हो गया रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब इंपॉर्टेंट, कि जिसके होने से इफेक्ट पड़ रहा है कंपनी पर, पहली चीज। तो छोटे मोटे खर्चे जो है ना, हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में या पेटी एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। लेकिन अगर नहीं डाल रहे, इफ अगर हम नहीं डाल रहे हैं, तो क्या है, 50 रुपए का स्टेशनरी खर्चा है, हमने नहीं डाला प्रॉफिट अलग, हमने उसको अलग शो करा, हमने उसे अलग शो करा, तो वो कौन सा है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियल। वो ये बता रहा है कि स्टेशनरी का खर्चा आपको अलग रखना है। इसका मतलब क्या है कि दैट स्टेशनरी का एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है देखने के एतबार से, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट, इनकम टैक्स डिस्प्यूट ऑफ ₹50 लाख इज शोन एज फुटनोट इन दी बैलेंस शीट। सब लोग कॉमर्स के स्टूडेंट 12th क्लास में फुटनोट मतलब नोट्स टू अकाउंट्स देखा होगा। उसमें कह रहा है डिस्प्यूट है, लड़ाई है टैक्स की, कि हम 50 लाख रुपए देंगे नहीं देंगे, ये लड़ाई है। ठीक है, सो आप क्या है, इनकम टैक्स डिस्प्यूट ऑफ 50 लाख इज शोन एज फुटनोट इन द बैलेंस शीट, दिस फॉलोज, द आंसर इज बी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव एंड फुल डिस्क्लोजर। सो क्या मतलब है कि कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल हमने लगा रखा है कि नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है कि हमें 50 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, ये नहीं है, डिस्प्यूट है, लड़ाई है, कंजर्वेटिज्म। और क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज ऑफ full disclosure, because we have to show each and every item. So the answer is B. Next question 62. Which of the following pairs of concepts or conventions both support creating provision for warranty claims? So the answer is B. Matching concept and conservatism principle. Match warranty expenses with revenue period goods were sold. Conservatism provide all possible losses. मतलब क्या है, वारंटी क्लेम्स, सामान बेचा, 10 साल की गारंटी है, पता है हमें क्लेम पड़ सकता है, तो क्या है वो, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि हमें रेवेन्यू से उसको मैच, रेवेन्यू से उसको कॉस्ट को खत्म करना है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट। और कंजर्वेटिज्म, लॉस नहीं हुआ है, जरूरी थोड़ी है कि आपने मोबाइल फोन खरीदा उस पर 1 साल की गारंटी हो तो क्लेम ले ही लोगे। बहुत सारे लोग मोबाइल फोन चलाते हैं, उनका कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग लैपटॉप चलाते हैं, कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग कार चलाते हैं, कुछ नहीं होता। तो कहने का ये मतलब, बट वो मान के चलते हैं, अगर हो गया तो क्या होगा, अगर हो गया लॉस तो क्या होगा, कंजर्वेटिज्म और मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमको रेवेन्यू को लास्ट में अपनी कॉस्ट से और एक्सपेंसेस को मिलाना है। सो द आंसर इज बी। The consistency convention allows change in accounting policy when, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन पता है आप लोगों को, मैंने बताया है। अब ये जो शीट आप देख रहे होंगे कि एक सवाल कई तरीके से घुमाकर मैंने दिया है इसके अंदर, तो मतलब ये मेरा मोटिव ये है कि अगर एक सवाल कई तरीके से आ जाए तो कैसे करना होगा। अब कंसिस्ट, ये पहले भी आ चुका है कि अगर आपको कोई पॉलिसी में चेंज करना है तो वो क्या चेंज नहीं करने देना आपको, तो क्या है आंसर बी, रिक्वायर्ड बाय न्यू लॉ स्टैंडर्ड और रिजल्ट्स इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। मतलब अगर आपको कंसिस्टेंसी कन्वेंशन अलाउज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर वो चेंज अलाउ कर रहा है तो कैसे कर रहा है, रिक्वायर्ड बाय न्यू लॉ, या तो आपको नया कानून होगा, स्टैंडर्ड में चेंज होगा, या रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, या आपको ऐसा जस्टिफिकेशन लेकर आइए जिसके बेसिस पर आप उसको काट सके। शायद ही सवाल पूछा जाएगा, बट पता होना चाहिए। नाउ 64, सीक्रेट रिजर्व्स आर क्रिएटेड व्हेन, सीक्रेट रिजर्व्स आर क्रिएटेड व्हेन, आंसर इज सी, व्हेन conservatism is applied excessively, understating assets or overstating liability. Secret reserve मतलब क्या है, excessive conservative deliberately understate asset or profit creating hidden secret reserve। मतलब क्या है, सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व का मतलब क्या हो गया, पैसा आपने इकट्ठा कर रखा है, क्यों, क्योंकि आपने डेलिबरेटली, जानबूझकर अंडरस्टेट कर दिया एसेट को, मतलब एसेट की वैल्यू ज्यादा घटा दी,
और लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। तो दिस इज ओवर स्टेट और अंडर स्टेट। जब डेलिबरेटली जानबूझकर टेम्परिंग या विंडो ड्रेसिंग जो मैंने बताई थी उसको अगर आप करते हो तो सीक्रेट रिजर्व कंपनी कहती है, सीक्रेट रिजर्व वो बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व। सो द आंसर इज सी, कंजर्वेटिज्म। सो द आंसर इज सी, conservatism is applied excessively. Conservatism is applied excessively, मतलब बहुत बेतहाशा तरीके से आप कंजर्वेटिव हो रहे हो, ठीक है, वो वाली बात हो गई। अंडर द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, मतलब फुल डिस्क्लोजर के कन्वेंशन के बेसिस पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्क्लोज होनी चाहिए। सो द आंसर इज बी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड चेंज इन पॉलिसीज। ओनली मेजर एसेट्स नहीं, क्योंकि हमें मेजर भी दिखाने हैं माइनर भी दिखाने हैं। ओनली द प्रॉफिट फिगर नहीं, हमें तो सब कुछ दिखाना है। ओनली टोटल सेल्स नहीं, हमें खाली सेल्स भी नहीं दिखानी। तो आंसर इज बी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड चेंज इन पॉलिटिक्स। मतलब जो मैक्सिमम चीजें ऑप्शंस में गिवन होंगी उस पर आप लोग टिक करोगे। क्वेश्चंस तो बेटा अभी बहुत है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू होगी, नेक्स्ट क्लास। आई एम हैविंग अराउंड 400 क्वेश्चंस, 400 क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक है पूरा, टॉपिक वाइज, ठीक है। 400 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है पूरा, अभी हमने कर लिया है, ठीक है। करीबन 100 क्वेश्चंस तो यहीं पर ही है, 2 टॉपिक में। तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इशू हो, आप लोगों के कमेंट्स आए पिछली वाली यूट्यूब की वीडियो पर, देखकर अच्छा लगा कि लोग देख रहे हैं और सवाल उसमें पूछे गए, उसके जवाब भी दिए गए। तो लिहाजा आप लोग ये वाली वीडियो भी देखें, इसको खूब शेयर करें। और बीबीए और बीकॉम में ये 100% हेल्प करने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस के एमसीक्यूज जो है वो क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज जो है वो कॉन्सेप्ट में से है, और ये सारे एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट में से है जस्टिफिकेशन के साथ। आई होप क्लास पसंद आई होगी और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। थैंक यू।